हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम कर रहे थे अपने फिजियोलॉजी की थ्योरी की क्लास कर रहे थे। लेकिन अब हम जो है, अभी जब तक हमारा बिहार स्टेट नहीं हो जाता, यानी कि जो हमारा बीपीएससी स्टेट है वो नहीं हो जाता, तब तक हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो पहले हम एक एक ब्रांच को, यानी कि जो हमारे पांचों ब्रांच है, पांचों ब्रांच से एक एक दिन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके न्यूट्रिशन साइंस से। न्यूट्रिशन साइंस से आज हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं। कल हम देखेंगे या तो आपका टेक्सटाइल होगा या फिर देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। कोई भी एक ब्रांच कल आपका होने वाला है। तो आप इस तरह से आपका पांचों ब्रांच एक बार वापस से कंप्लीट हो जाएगा और आपके कुछ क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये विटामिन डी को बढ़ाता है, क्योंकि ये विटामिन के को बढ़ाता है, ये विटामिन सी को बढ़ाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो दालों का अंकुरण होता है, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये विटामिन सी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये विटामिन डी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, विटामिन सी को तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है। साथ ही साथ जो आपके बी कॉम्प्लेक्स हैं उनको भी बढ़ाता है, यानी कि जो विटामिन बी समूह के जो भी हैं उनको भी ये बढ़ाता है। तो दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह विटामिन सी को बढ़ाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जीरोफ्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोफ्थैल्मिया आपने नाम सुना होगा, ये आंख से संबंधित बीमारी होती है। तो आपको ये बताना है कि ये जो जीरोफ्थैल्मिया होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। क्या ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर विटामिन ए की कमी से होता है? तो आपको पता है कि आँखों से संबंधित जो हमारा विटामिन है वो ना तो बी है और ना ही सी है। तो है क्या? वो है आपका विटामिन ए। यहाँ पर आपके थे 5 क्वेश्चन, जो कि एक था आपका इनमें से कोई नहीं और एक था आपका इनमें से एक से अधिक। तो मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि हमें उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमने सिर्फ 4 ही ऑप्शन रखे हैं। ठीक, जहाँ ज़रूरत होगी हमने वहाँ पर 5 ऑप्शन रख दिए हैं। तो ये जो जीरोफ्थैल्मिया है, जीरोफ्थैल्मिया आपका विटामिन ए की कमी से होती है। आपने जब विटामिन ए के बारे में पढ़ा था तो आपने ये समझा था कि जो हमारा विटामिन ए होता है, जो हमारा विटामिन ए है वो तो संबंधित है हमारे आँखों से। तो इनका एक क्रम होता है। सबसे पहले जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रतौंधी होता है। रतौंधी क्या होता है? तो रतौंधी में हमें, जैसे कहते नहीं, दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। जैसे जब हम कहीं पर थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है तो वहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन जिनको रतौंधी हुआ रहता है उनको हल्के अंधेरे में भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जब ये रतौंधी होता है, रतौंधी के बाद जीरोफ्थैल्मिया होता है, जीरोफ्थैल्मिया के बाद बायटॉट स्पॉट होता है, फिर उसके बाद आता है आपका फोटोफोबिया, जेरोसिस कंजक्टाइवा आता है, कॉर्निया आता है, कॉर्निया जेरोसिस आता है, केरेटोमलेशिया आता है और लास्ट में ग्लूकोमा। यानी कि ये हमारे आँखों की बिगड़ती हुई कंडीशन होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, आप ध्यान क्या रखेंगे? सबसे पहले हमारे आंखों में होता है रतौंधी, दूसरे नंबर पर फिर आता है आपका जीरोफ्थैल्मिया, बायटॉट स्पॉट, फोटोफोबिया, जीरोसिस कंजक्टाइवा, कॉर्निया जेरोसिस,
केरेटोमलेशिया, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा सबसे लास्ट कंडीशन होती है, मतलब हमारे आंखों की एकदम खराब स्थिति होती है। ठीक, अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? क्या 16% होता है, क्या 18% होता है, क्या 12% होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में हमारा पाया जाता है जो नाइट्रोजन है वो कितना पाया जाता है? वो 16% पाया जाता है। इसमें आपके जो प्रोटीन है, इसमें अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये किससे बने होते हैं? इसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें सल्फर भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है आपका 16%। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि मधुमेह से संबंधित है? क्या वो पीयूष ग्रंथि है, क्या वो अग्नाशय है, क्या वो थाइमस है, या फिर वो इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की दीपिकाओं से जो बीटा सेल है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो कि यही इंसुलिन आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर यही इंसुलिन ना निकले, यानी कि जब इसी इंसुलिन की कमी हो जाती है, तब हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो मधुमेह से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से के बीटा सेल से, किस सेल से? बीटा सेल से आपका निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन कार्य क्या करता है? तो ये आपके शरीर में, यानी कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आरडीए का विस्तारित रूप है। ये जो आरडीए है इसका विस्तारित रूप क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइटरी एडिक्वासी है, रीजनल डाइटरी अलाउंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ये आपके पीवाईक्यू का है। ठीक, तो आरडीए क्या है हमारा? आरडीए हमारा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? कहने का मतलब कुपोषण को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सी रणनीति, खाद्य की कौन सी रणनीति आपको अपनानी चाहिए? पहला है विटामिन एप्रोफैलिसिस, दूसरा है आपका टीकाकरण, तीसरा है आपका फोर्टिफिकेशन, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारा कुपोषण है, कुपोषण अगर बात करें, जो हमारा भारत है वो आपने सुना होगा कि दोहरा कुपोषण का भार उठा रहा है। दोहरा कैसे? तो एक जो अल्प पोषण से ग्रसित है, दूसरा जो है वो अति पोषण से ग्रसित है। यानी कि एक वर्ग ऐसा है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसे कुपोषण हो रहा है, वो उससे ग्रसित है। और एक भाग हमारा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा खा ले रहा है, यानी कि खाए जा रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, तो उससे भी वो कुपोषण से ग्रसित हो रहा है। तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से आपको कौन सी खाद्य रणनीति को अपनानी चाहिए? वो है आपका फोर्टिफिकेशन।
क्या करना चाहिए? फोर्टिफिकेशन को आपको अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियां जैसे कि कमजोर यानी कम वजन होना, बौनापन, दुबलापन या फिर क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं? यानी कि आपको उस रोग का नाम बताना है जिसकी वजह से बच्चों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि उनका वज़न भी कम होगा, उनमें बौनापन भी देखने को मिलेगा, दुर्बलता आएगी उनसे, दुबले होंगे वो, क्वाशियोरकर से भी पीड़ित हो जाएँगे। तो किस पोषक तत्व की कमी से होता है ये? क्या ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होता है? क्या ये आयोडीन की कमी से होता है? क्या ये एनीमिया की कमी से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि ये क्या है हमारा PEM, क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी कि जब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से बच्चों में ये सारे रोग आपको देखने को मिलते हैं। अगर वहीं हम बात करें आयोडीन की कमी से, तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से ये घेंघा नामक रोग होता है। और एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी क्या ऐसा बनाया? डॉट डॉट बनाया, कौन सा कानून ऐसा बनाया? तो जो सबसे पहले जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया। ठीक। और 2006 में एक नया कानून बनाया। जो उन्होंने नया कानून 2006 में बनाया वो क्या था? क्या वो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम था? क्या वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम था? क्या वो फल एवं सब्जी उत्पादन अधिनियम था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो 2006 में सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था वो क्या था? वो था हमारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया। क्या बनाया? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक। बात करें हम अब अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उषा 13 साल की है और उसका जो हीमोग्लोबिन स्तर है वो 8 ग्राम प्रति डीएल है। हमेशा उसे थकान और सुस्ती की शिकायत रहती है। वो किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? कहने का मतलब ये है कि जो उषा नाम की 13 साल की बच्ची है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम पर डीएल है। ये और वो हमेशा ऐसे थकान, सुस्ती इस तरह से वो अनुभव करती है, उसको शिकायत रहती है। तो आपको बताना है कि वो किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है। क्या वो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित है? क्या वो विटामिन ए की कमी से पीड़ित है? क्या वो आयोडीन की कमी से पीड़ित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है जो उषा हैं उनका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बहुत कम है। और जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम पाया जाता है जो कि एक लौह तत्व होता है और ग्लोबिन आपका होता है प्रोटीन। तो यही जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जब ये रक्त में हमारे कम हो जाता है तो हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक। अगला क्या है? विटामिन ए। तो अभी आपने देखा था विटामिन ए की कमी से हमारे आँख प्रभावित होते हैं। ये हमें थकान सुस्ती की बात नहीं की जाएगी। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए की तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है। फिर कंडीशन खराब होगी, ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा, कंडीशन खराब होगी, व्हाइट आउट स्पॉट
उससे खराब फोटोफोबिया, उससे खराब ज़ीरोसिस कंजक्टाइवा, उससे खराब हमारा कॉर्निया ज़ीरोसिस होगा, उससे भी खराब केरेटोमलेशिया और लास्ट में ग्लूकोमा हो जाता है। ये हमने देखा था विटामिन ए की कमी से। और आयोडीन की कमी से आप सभी को पता है कि घींघा नामक रोग हो जाता है और ये सामान्य तौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। और ये एक क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलता है, जैसे जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपको घींघा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, आपने एंडेमिक, पेंडेमिक के बारे में और एपिडेमिक के बारे में सुना था। तो ये जो घींघा नामक रोग है, ये क्या है? क्या ये एंडेमिक है, पेंडेमिक है या फिर ये एपिडेमिक है? ठीक, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि जो हमारा लैक्टोज है, लैक्टोज में क्या शामिल है? क्या केवल ग्लैक्टोज के एक अणु होते हैं? क्या केवल इसमें आपको ग्लैक्टोज के एक अणु मिलते हैं या फिर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु मिलता है या फिर ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज का एक एक अणु मिलता है या ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं? तो हमें पता है जो हमारा लैक्टोज होता है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो जो हमारा लैक्टोज है, आपको याद होगा तो हम लैक्टोज को ही दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। लैक्टोज में होता क्या है? तो इसमें एक लैक्टोज और एक ग्लूकोज के एक एक अणु होते हैं, यानी कि क्या क्या होता है? ग्लूकोज और एक आपके ग्लैक्टोज, ये 2 होते हैं, एक एक अणु होते हैं। ठीक, तो लैक्टोज को हम और क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं। लेकिन एक बार आप मुझे ये बताइए कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप देखे थे, एक आपने देखा था मोनो, एक आपने देखा था डाई और एक आपने देखा था पॉली। तो ज़रा एक बार मुझे बताइएगा कि जो ये लैक्टोज है, ये कौन-सा फॉर्म है? CHO का ये कौन-सा फॉर्म है? मोनो है, डाई है, पॉली है? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? क्या वो दूध है? क्या वो अलसी के बीज हैं, सेब हैं, टमाटर हैं? तो ये इनमें से जो हमारा ये अलसी का बीज है, हमें पता है ये अलसी का बीज जो है हमारा, वो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत होता है। ठीक, साथ ही साथ ये हमारे रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, डाउन करता है, बीपी के लिए भी अच्छा होता है। कौन? ओमेगा 3। अगला क्वेश्चन है आपका, कैसिया छाल का प्रयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है? जो कैसिया छाल है, कैसिया छाल का प्रयोग आप किसके मिलावट में करते हैं? क्या कॉफ़ी के मिलावट में करते हैं, चाय के मिलावट में करते हैं, तेज पत्ते में करते हैं या फिर दालचीनी में करते हैं? तो आपको पता है कि जो हमारे कैसिया छाल है ये भी एक वृक्ष की छाल होती है। जिस तरह से ये दालचीनी होता है, आपका कैसिया छाल भी देखने में उसी तरह से लगता है। तो दालचीनी में कैसिया छाल की मिलावट की जाती है, क्योंकि ये देखने में कैसा होता है? ये देखने में आपका बिल्कुल दालचीनी की तरह होती है। अगर हम बात करें ये मिलावट के चैप्टर से, आपने कॉफ़ी में भी मिलावट देखा था। आपने कॉफ़ी में क्या मिलाया था? आपने कॉफ़ी में इमली के बीज वगैरह पीस के मिलाए थे। अगर हम बात करें चाय की, तो चाय में आपको पता है किस तरह की मिलावट हो रही थी? चाय में मिलावट हो रही थी जो आपके उपयोग किए हुए चाय की पत्तियाँ हैं, उनको सुखाकर पुनः उनको पैकेट में भरकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। तेज पत्ता, ये जो यूकेलिप्टस होता है, इसके पत्ते को भी तेज पत्ते में डाल दिया जाता है और पता भी नहीं चलता है, यानी कि मिलावट कर दी जाती है। तो कुछ मिलावट
ऐसी होती हैं जो जानबूझकर की जाती हैं और कुछ मिलावट ऐसी होती हैं जो कि स्वतः ही हो जाती हैं। मिलावट क्यों करता है व्यक्ति? तो अपने फ़ायदे के लिए वो मिलावट करता है। एक बार बताइएगा कि जो हमारा अरहर की दाल है, अरहर की दाल में किस दाल को मिलाने से लेथरिज्म नामक रोग होता है? यानी कि अरहर की दाल में कौन-सी दाल को अगर हम मिला दें, तो व्यक्ति को लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार की विशेषता है। ये जो संतुलित आहार है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। यह आरडीए पर आधारित है जो कि आईसीएमआर द्वारा दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार की। अगर बात किया जाए संतुलित आहार की क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार वही होता है जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं, यानी कि जब आप कम या अधिक लेते हैं तब आप कुपोषण से ग्रसित होते हैं। तो हमें संतुलित भोजन करने के लिए सारे पोषक तत्वों की एक उचित मात्रा लेनी आवश्यक है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा है, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। यस, ये भी सही है। यह आरडीए पर आधारित है और आईसीएमआर द्वारा दिया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है आपके। ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ये तीनों ऊपर के ऑप्शन आपके सारे सही हैं। अब सिर्फ इसी से काम थोड़ी ना चलेगा। अब आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन। पहला, आप आरडीए का फुल फॉर्म बताइएगा। अभी हमने शायद से दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ही चर्चा किया था कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। आप एक बार कमेंट करके आरडीए का फुल फॉर्म बताएंगे, साथ ही साथ आप आईसीएमआर के फुल फॉर्म और उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खाने का विकार जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक खाना खाता है और फिर स्वप्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो खाने का विकार, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, यानी कि पेट भर के खाता है, उसकी जितना इच्छा होती है उतना खाता है और उसके बाद वो उल्टियाँ कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे भुखमरी कहेंगे? क्या उसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे? क्या उसे हम मैरास्मस कहेंगे? या फिर उसे हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं? तो सामान्य तौर पर ये बीमारी आपको लड़कियों में देखने को मिलेगी, जो कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करती हैं, ये खाना तो खाएंगी लेकिन उसके बाद ये उल्टी कर देंगी, ताकि जो खाना है इनके शरीर में लगे ना और जो इनका खाने की जो इनकी इच्छा है वो भी भर जाए। तो ऐसे में ये क्या करती हैं, खाना तो खा लेंगी लेकिन उसके बाद जाकर उल्टी कर देंगी। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बुलिमिया। इसी के साथ में आपने एक नाम और सुना था, उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें होता क्या है? तो इसमें लड़कियां खाना खाती ही नहीं हैं। ठीक, क्या करती हैं? एक में तो ये बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, लेकिन जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें ये खाना ही नहीं खाती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या था? बुलिमिया नर्वोसा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं का चोकर उसकी किस परत में होता है? जो आपने जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था तो आपने तृण धान्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने गेहूं, चावल, मक्का, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताना है जो गेहूं का चोकर है उसकी किस परत में पाया जाता है? क्या वो एपिडर्मिस में पाया जाता है? क्या वो आपका एंडोस्पर्म में पाया जाता है? क्या फिर वो एम्ब्रियो में पाया जाता है? या फिर वो पेरिकार्प में पाया जाता है? तो गेहूँ
कि जो ऊपरी परत है, जो चोकर होता है, वो होता है पेरिकार्प में। पेरिकार्प में क्या पाया जाता है? तो गेहूं का चोकर जो है वो पेरिकार्प में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जब किसी उत्पाद को जब किसी उत्पाद को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में डुबोया जाता है और फिर उसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है। यानी कि आपने क्या किया, कोई आपके पास उत्पाद था, आपने जैसे सब्जी वगैरह ही ले लेते हैं, उसी की बात कर लेते हैं। तो जो आपके पास कोई उत्पाद था, तो आपने उसे क्या किया, उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट के लिए उसको उबाला और आपने क्या किया, तुरंत उसे ठंडे पानी में डाल दिया। तो ये विधि आपकी क्या कहलाई? क्या ये फ्रीजिंग कहलाई? क्या ये उबालना कहलाया? क्या ये पौष्टिकरण कहलाया? या फिर ये ब्लांचिंग कहलाया? तो आपने जब भोजन पकाने की विधियाँ देखी थी, कुकिंग मेथड देखा था, तब वहाँ पर आपने ब्लांचिंग का नाम सुना था। इसमें हम करते क्या हैं, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट के लिए डालते हैं और उसके बाद उसको निकाल कर तुरंत ठंडे पानी में डाल देते हैं। यही विधि हमारी कहलाती है ब्लांचिंग। और आपको पता है कि ये जो पाश्चुरीकरण है ये दूध का किया जाता है। दूध का क्या करते हैं हम? तो दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए। यानी कि जो ट्रिप्सिन अवरोधक होते हैं, ये इनको निष्क्रिय करने के लिए आपको कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने समय के लिए ऑटोक्लेविंग करना चाहिए? क्या 120 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट तक करना चाहिए? 150 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए करना चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए? या फिर 120 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट तक करना चाहिए? तो जो ये हमारा ट्रिप्सिन अवरोधक है, इसको निष्क्रिय करने के लिए हमें 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए। इसमें होगा क्या, तो ट्रिप्सिन एंजाइम में प्रोटीन टूटने लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन ई को नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि विटामिन ई को हम और किस नाम से जानते हैं। पहला नाम आपको पता होगा कि इसका नाम टोकोफेरॉल है। दूसरा आपको एक और नाम बताना है, क्या इसे हम एंटी कोएगुलेटरी विटामिन कहते हैं, एंटी रेगुलेटरी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। हालांकि ये एंटी एंटी आपने सब में सुन रखा है। तो अब आपको बताना है, जो हमारा विटामिन ई है, हम इसे और किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अब आप सोच रहे होंगे, जब हमने क्लास में डिस्कस किया था तो ये नाम तो लिया ही नहीं था। जी हाँ, हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आपको याद होगा इसी को ही हम फर्टिलिटी विटामिन भी कह रहे थे। तो ये क्या करता है, प्रजनन में ये सहायता प्रदान करता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपने नोट्स बनाया होगा वहीं पर जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई के अन्य नाम में एक नाम और जोड़िएगा, क्या, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता है? यानी कि जो वनस्पतिक मूल के खाद्य पदार्थ हैं, उनमें कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता है? क्या वो थायमिन है? क्या वो फोलिक एसिड है? क्या वो साइनोकोबालामिन है? या फिर वो पायरिडॉक्सिन है? हालांकि ये सारे के सारे जो हैं विटामिन बी के ही ग्रुप के हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि वनस्पति मूल के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें आपको पता है, ये जो हमारा साइनोकोबालामिन है,
क्या है? साइनोकोबैलामिन है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में जो आपका साइनोकोबैलामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? यानी कि वृद्धावस्था में आपको बताना है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपको पता है कि कैल्शियम हड्डियों से संबंधित होगा, तो ये बीमारी भी हड्डियों से संबंधित होगी। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्या ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कबूतर छाती होती है या फिर अस्थि विकृत होता है? तो हमें पता है कि जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में जो ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि हड्डियों में छेद हो जाना। अगर वहीं बात करें, ये जो ऑस्ट्रोमलेशिया है, ये भी कैल्शियम की कमी से होती है, लेकिन ये आपको सामान्य तौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें हड्डियों से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? यानी कि शरीर को रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? निसंक्रमण कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है, जो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था कि जो पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? क्या पनीर के है, पेय पदार्थ के है, सब्जी के है, या फिर दूध के है? तो हमें पता है कि हम दूध को पाश्चुरीकरण करके उसका संरक्षण करते हैं, या फिर दूध को संरक्षण करने की विधि क्या है, वो है पाश्चुरीकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? जो ये बाल विवाह निरोध अधिनियम है, ये किस सन में आया? ये लागू हुआ 1929 में, 1955 में, 1976 में, 2006 में। तो हमें पता है कि जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, वो 1929 में लागू हुआ। और जब ये लागू हुआ, तो क्या हुआ, तो उस समय जो लड़कियों की शादी की उम्र थी, वो थी 14 ईयर, और जो बॉयज़ की शादी की उम्र थी, वो थी 18 ईयर। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये जाकर 1978 में संशोधन हुआ, जिसमें लड़कियों की उम्र कर दी गई 18 वर्ष और लड़कों की उम्र कर दी गई 21 वर्ष। ठीक। याद, ये संशोधन आप ध्यान रखिएगा कि जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, उसमें संशोधन कब किया गया, तो उसमें किया गया 1978 में। उस समय लड़कों की उम्र कितनी की गई, तो 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष की गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं? जो चम्मच के आकृति के नाखून हो जाते हैं, ऐसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्या क्वाशियोरकर कहते हैं? क्या रक्ताल्पता कहते हैं? क्या उसे हम मैरस्मस कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं चम्मच के आकार के नाखून की। तो वो तो होता है जब व्यक्ति को रक्ताल्पता होता है, और सामान्य तौर पर जब लौह तत्व की कमी होती है, तो जो लौह तत्व से होने वाला एनीमिया है, उसमें आपको नाखून चम्मच के आकार को देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जो हमारे आरबीसी होंगी, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ये जो क्वाशियोरकर है और जो मैरस्मस है, इसके कोई 2-2 लक्षण आप बताइएगा हमें। 2 लक्षण आप बताएँगे क्वाशियोरकर की, और 2 लक्षण आप बताएँगे मैरस्मस की। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक
कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा कम आवश्यकता होती है, यानी कि इनको इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे हम बैठे-बैठे पढ़ रहे हैं, तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है शारीरिक श्रम कर रहा है, कहने का मतलब झाड़ू पोछा कर रहा है, खाना बना रहा है, और अगर किसान की बात करें तो वो खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसको ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो लोग मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले की अपेक्षा उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है। गर्भावस्था के दौरान रक्ताल्पता से बचने का क्या उपाय है? क्या पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, प्रतिदिन विश्राम करना चाहिए या फिर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए? तो आपको पता है कि अगर रक्ताल्पता है, रक्ताल्पता से बचने के लिए हमें विश्राम की नहीं, दूध की नहीं, क्योंकि आपको पता है दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। तो दूध की नहीं, बल्कि आराम तो वैसे भी करेंगे, गर्भावस्था में आराम तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर आरक्तता से बचने की बात की जा रही है। तो आरक्तता से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार हमें ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती स्त्री है उसे गर्भावस्था के दौरान आरक्तता से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, यह देखने में सुंदर होता है। तो आपको बताना है क्या कि ये जो काली चाय है, ये काली चाय से हरी चाय बेहतर क्यों है? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 28, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये कथन है किसका है? क्या ये केल्डवेल कुक का है, क्या ये पियाजे का है, क्या ये थॉर्नडाइक का है या फिर ये मॉन्टेसरी का है? आपके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी है, इसके आपको आंसर में कुछ न कुछ डिफरेंस मिलता ही मिलता है। तो आप जब भी इसका क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही इनके आंसर में। इन्होंने बताया कि जो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये कथन किसका है? ये कथन इन्होंने बताया कि मॉन्टेसरी है। लेकिन अगर हम बात करें, आपके पास एक बुक है द प्ले वे बुक, ये लिखी थी केल्डवेल कुक ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये लाइन बोला था कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब आप किसकी तरफ जाएंगे ये आपका काम है, हालांकि आपके बीपीएससी ने मॉन्टेसरी को माना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इस कोटेशन को नोट कर लीजिएगा और बुक का नाम भी नोट कर लीजिएगा, द प्ले वे। ठीक, इसी बुक में इन्होंने ये बात बोली है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन फिर बता रही हूँ कि बीपीएससी ने माना है मॉन्टेसरी का। ठीक, इनका भी कथन रहा होगा कहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई क्या है? क्या वो वसीय अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है या फिर ग्लूकोज है? तो हमें पता है कि जो प्रोटीन की इकाई है वो है हमारा एमिनो अम्ल।
क्या है? अमीनो अम्ल। आपको पता है हमारे शरीर में कुल मिलाकर 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब ये नहीं कि उनकी ज़रूरत नहीं होती है। अनावश्यक का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, हमें इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें आवश्यक की, तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो उनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं। ये जो रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं, ये क्यों आवश्यक हैं? क्या सही पाचन के लिए आवश्यक हैं? अच्छे स्वाद के लिए आवश्यक हैं? मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक हैं? या फिर रक्त निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो ये जो रेशेदार भोजन होते हैं, ये हमें कोई पोषण नहीं देते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, वो ज़ीरो होता है। अब आप बोलेंगे हम लेते क्यों हैं फिर? फालतू का मेहनत करना, हमारे शरीर को मेहनत करवाना। तो ये जो रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं, ये भले ही पोषण हमें ना दें, लेकिन ये हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये सही पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारा पाचन ठीक से हो, इसके लिए हमें रेशेदार खाद्य पदार्थ लेना आवश्यक है। ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। क्या मापते हैं आप? क्या इससे नाड़ी दर मापते हैं? क्या इससे श्वसन दर नापते हैं? क्या इससे आप रक्तचाप नापते हैं या फिर सभी? तो आपको बताना है जो स्फेग्नोमेनोमीटर है, इससे आप क्या नापते हैं। तो जो हमारा मैनोमीटर है, इसके द्वारा हम नाड़ी दर मापते हैं। ठीक? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है और उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपरटेंशन का कारण है। हाइपरटेंशन का कारण क्या है? क्या निम्न रक्तचाप है? क्या उच्च रक्तचाप है? क्या उच्च पल्स चाप है या फिर निम्न पल्स चाप है? तो अगर हम बात करें हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पर? उच्च। ठीक? तो हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? आपका उच्च रक्तचाप होता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक? ध्यान रखिएगा कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। तो हाइपरटेंशन का कारण क्या है? हाई बीपी। अगला क्वेश्चन है आपका, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है? रक्त में से लाल रंग अलग होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं, रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं। तो ये जो थ्रोम्बिन है, इसकी उपस्थिति से क्या होता है? तो जो ये थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से हमारा जो ब्लड है वो जमता है। होता क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो थ्रोम्बिन है ये क्या है? ये प्रोटीन है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। ये रक्त प्लेटलेट्स के साथ मिलकर जो हमारा ब्लड है उसको थक्का जमाता है। अगर ब्लड का थक्का ना जमे, हमारा रक्त बहता रहे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो थ्रोम्बिन है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है और ये रक्त प्लेटलेट्स से मिलकर रक्त का थक्का जमाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन है? क्या वो कैल्शियम है? क्या वो फास्फोरस है? क्या वो हीमोग्लोबिन है या फिर वो ग्लोबिन है? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? क्या कैल्शियम करता है? जी नहीं। क्या फास्फोरस करता है? जी नहीं। करता कौन है?
तो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का वाहक करता है, ये या ले जाने वाला, इसे हम वाहक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खाद्य वर्ग के अनुशंसा की गई है? यानी कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, उन्होंने कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है? क्या 4 खाद्य वर्ग हैं उनके जो उन्होंने अनुशंसा की, 5 हैं, 7 हैं या फिर 11 हैं? तो जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, उन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। कितने? 11। ज़रा एक बार हम देख लेते हैं वो 11 के 11 खाद्य वर्ग हैं कौन? तो पहला क्या है? अनाज और बाजरा, अनाज और बाजरा। दूसरा है दालें, तीसरा है सब्जियाँ, फल है चौथा, पाँचवा है गिरियाँ और तिलहन, छठा है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, सातवां है मांस, मछली या जो भी और प्राणिज उत्पाद हैं वो सभी इन्होंने रखा। आठवें में इन्होंने अंडे को रखा। 9 में वसा व तेल रखा। 10 में इन्होंने मिर्च मसाले रखे और 11वें में इन्होंने शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार को रखा। तो ये 11 खाद्य वर्ग थी जिसकी अनुशंसा की थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। एक बार इन 11 को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा का झुर्री से युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी कि जो त्वचा का झुर्री से युक्त और उसका रंग पीला होना कौन सा लक्षण आपको प्रदर्शित करता है? क्या ये कुपोषण को दर्शाता है, अल्प पोषण को दर्शाता है, गरिष्ठ भोजन को दर्शाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारी त्वचा जो है वो झुर्री युक्त और उसका रंग पीला होने का कारण ये होता है कि व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है। यानी कि अगर कुछ ऐसे लक्षण आपको प्रदर्शित हो रहे हों तो वो आप समझ जाइएगा कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है। और ये आपने बार बार सुना, समझा, देखा कि जो भारत है वो दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। एक तो है अल्प पोषण और एक है अति पोषण। अल्प पोषण ऐसा तबका जिसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, अति पोषण ऐसा तबका जो कि सिर्फ खाए ही जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, दूध। दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखा सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। क्या होते हैं? क्या ये शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ होते हैं? क्या ये ऊर्जा भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले होते हैं? क्या ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें, जो ये आपका दूध है, मांस मछली है, अंडा है, दालें हैं, चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंगफली है, अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके रिच सोर्स हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं? क्या ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं या फिर इनमें मिनरल पाया जा रहा है या फिर इनमें वसा पाया जा रहा है? किसकी मात्रा सर्वाधिक आपको इसमें देखने को मिल रही है? तो आपका जवाब होगा कि इसमें हमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक दिख रही है। यानी कि जो भी हम ये भोज्य पदार्थ देख रहे हैं, इसमें सभी में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर निर्माणक करना, यानी कि शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये दे क्या रहे हैं हमें। क्या ये हमें ऊर्जा दे रहे हैं? अगर ऊर्जा देंगे तो फैट और सीएचओ होंगे इसमें ज़्यादा। अगर सुरक्षात्मक है तो इसमें विटामिन और मिनरल पाए जाएंगे। अगर शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है तो इसमें प्रोटीन पाया जाएगा, प्रोटीन के रिच सोर्स होंगे। तो ये जो खाद्य पदार्थ हमें दिख रहे हैं ये किसके रिच सोर्स थे? तो ये थे हमारे प्रोटीन के। और प्रोटीन का कार्य होता है कि शरीर निर्माण करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक, अगला
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम बात करें कि जो जल के द्वारा पकाया जाता है, उसे कितने विधियों से पकाया जाता है? हालाँकि आपने इसको डिटेल में पढ़ रखा है कुकिंग में, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। तो क्या इसमें उबालना आता है, धीरे-धीरे पकाना आता है, धीमी आग पर पकाना आता है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जब हम जल के द्वारा भोजन को पकाते हैं, तो ये उसमें ये बॉयलिंग भी आता है, यानी कि उबालना भी आता है, धीमे-धीमे उबालना, स्टीमिंग के द्वारा बनाना, स्टीविंग के माध्यम से बनाना, यानी कि धीमे-धीमे आग पर पकाना। फिर आपने एक प्रेशर कुकर से देखा था, उसमें भी ये जल के द्वारा पका रहे थे। तो ये कई सारी की सारी विधियाँ जल के द्वारा ही पकाने की विधियाँ हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। चावल के पानी की तरह का सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? यानी कि चावल के पानी की तरह का जो सफ़ेद दस्त होता है, वो किस बीमारी में होता है? क्या वो अमीबा पेचिस में होता है? क्या वो दंडाणु पेचिस में होता है? क्या वो हैजा में होता है या सारे के सारे में यही प्रॉब्लम होती है? तो जो चावल के पानी की तरह का सफ़ेद दस्त होता है, वो हैजा में होता है। किसका लक्षण है ये? हैजा का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? क्या वो कार्बोनिक अम्ल है? क्या वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मसाले का अगर आप अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो शरीर में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक उत्पन्न होगा और ये शरीर में अधिक जलन पैदा करेगा, ठीक? तो जो मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं, तो मसाले का अधिक प्रयोग करने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण अत्यधिक होता है और ये जलन पैदा करते हैं, ठीक? तो इतना क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी चीज़ें बता सकूँ। कल हम देखेंगे दूसरे ब्रांच के क्वेश्चन को, उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन होगा हमारा। एक बार हम पूरा सारे पाँचों ब्रांच को एक बार हम अलग-अलग से कर लेते हैं एक-एक करके, ठीक? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका आंसर भी ज़रूर दिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।